मेजरमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बीच में जो हमारा आज का सेशन निकल के आ रहा है दैट इज ऑन एरर्स। कल हमने किया था सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एरर्स। एरर्स के साथ शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है। फिजिक्स के अंदर एरर्स होते क्या हैं उसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि हाँ यार एरर्स एक्चुअल में होते क्या हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैं सीधा एकदम से फिजिक्स के ऊपर नहीं आपको लेके आ रहा, तो हम एक छोटी सी स्टोरी के साथ शुरू करेंगे अपनी बात को, ठीक है। स्टोरी की फॉर्म के अंदर फिजिक्स के एरर्स को समझने की कोशिश करेंगे एंड ये स्टोरी रियलिटी है, ठीक है। जो मैं आपको बात बता रहा हूं दिस इज द रियलिटी, ये एक्चुअल में हुआ था, ठीक है। अब न्यूटन जो हमारे इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ दिया हुआ हमें, ठीक है। उन्होंने मैथ्स के बीच में भी हमें काफी कुछ दिया। अब न्यूटन जी ने क्या किया, साउंड की स्पीड निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, थ्योरेटिकल वर्क किया था, ठीक है। अब सबसे पहले तो थ्योरी और एक्सपेरिमेंट इसे समझिए। थ्योरी होता है जो आप कॉपी के ऊपर मैथमेटिकल रिजल्ट्स निकाल रहे हो, ठीक है। मैथमेटिकल रिजल्ट्स कॉपी के ऊपर निकाल रहे हो दैट इज नोन एज थ्योरी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जो आप लैब्स में प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिकल जो परफॉर्म कर रहे हो दैट इज नोन एज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब जब कभी भी थ्योरी और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यूज एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है, तब हम उसे फिजिक्स में क्या कहना शुरू कर देते हैं, लॉ कहना शुरू कर देते हैं। अब अगर थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंट वैल्यू कभी इक्वल ना हो तब हम उसे लॉ नहीं कहते, थ्योरेटिकल थ्योरी कह देते हैं, ठीक है। जैसे बिग बैंग थ्योरी, मैंने पहले भी बोला था आपको बिग बैंग थ्योरी, क्योंकि प्रैक्टिकली हम उसे परफॉर्म ही नहीं कर पाए अभी तक। एक थ्योरी है, एक कंसेप्ट है जिसे हमने अभी कभी डिनाई भी नहीं किया, हम ये मान के चलते हैं यार ये चीज है, ऐसे ही है। लेकिन एक्सपेरिमेंट उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करने का, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का हमारे पास कोई ऑपरेटर्स नहीं है, कोई मेथड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जब तक उसे एक्सपेरिमेंटली मैं परफॉर्म नहीं कर देता तब मैं उसे क्या बोलने वाला हूं, थ्योरी बोलने वाला हूं। लेकिन जब थ्योरेटिकल वैल्यू को मैं एक्सपेरिमेंटली भी परफॉर्म कर देता हूं दैट बिकम्स ए लॉ, उसे लॉ कह देते हैं, ठीक है जी। तो क्या किया न्यूटन जी ने, क्या किया, साउंड का, ठीक है, साउंड की स्पीड का ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला, ठीक है। इन्होंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला। अब जो इन्होंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला तब इन्होंने अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का जो भी निकल के आ रहा था उसके चक्कर में नहीं पड़ना हमने, ठीक है। इन्होंने लैब में भेजा, ठीक है, कि भाई मैथमेटिकली मैंने साउंड की स्पीड निकाली है, आप बताइए साउंड की स्पीड क्या है। अब जो न्यूटन जी ने मैथमेटिकली साउंड की स्पीड निकाली थी मैं उसे वीएन के साथ डिनोट कर देता हूं, ठीक है। दैट वाज 280 मीटर पर सेकेंड। और जो लैब वालों ने वी, ठीक है, वी एल के साथ डिनोट कर देते हैं, जो स्पीड निकाली वो निकल के आ रही थी 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दीज आर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, दीज आर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब इतना तो समझ में आ ही गया था यार कि न्यूटन की स्पीड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, अब क्या होता है, इसे बोलते हैं, जो ये वैल्यू निकल के आती है, ठीक है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है। अब इसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है। अब इसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ना, इनके बीच में डिफरेंस दैट इज नोन एज एरर, उसे क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं।
अब जब थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस निकल के आता है दैट इज नोन एज एरर। उसे क्या बोल दिया जाता है? एरर। अब ये छोटे से तरीके के साथ मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हाँ यार एरर होता क्या, ठीक है। मैंने ये बताने की कोशिश की है कि व्हाट एक्चुअल इज द एरर ऑफ मेजरमेंट्स। एरर ऑफ मेजरमेंट्स क्या निकल गया, ठीक है। अब जो न्यूटन से गलती होगी तो लैब टेक्नीशियंस क्या करते हैं, फिर वो आपको बताते हैं कि आपकी परसेंटेज एरर, आपको परसेंटेज एरर बता के देते हैं, ठीक है। अब वो परसेंटेज एरर डिफरेंस के साथ निकल के आती है। तो कैसे निकल के आएगा? डिफरेंस, जो आपका डिफरेंस निकल के आ रहा है ट्रू वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का, डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इनटू 100। अब न्यूटन जी का जो डिफरेंस निकल के आ रहा है, परसेंटेज एरर निकल के आ रहा था, तो अप्रोक्सीमेट 16% का निकल के आ रहा था, ठीक है। एंड दैट इज वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो न्यूटन का मतलब ये नहीं है कि न्यूटन ने हर बार जो भी वैल्यू दी है सही दी है, गलतियां उससे भी हुई हैं फिजिक्स के बीच में, ठीक है। तो न्यूटन का जो स्पीड का जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी उसे नेग्लेक्ट कर दिया गया। आगे जाके एक और साइंटिस्ट निकल के आया, उसने इसके अंदर करेक्शन करके बताई थी। न्यूटन नहीं ढूंढ पाया था इसके अंदर क्या गलती निकल के आ रही है उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू के बीच में। अब लैब टेक्नीशियन परसेंटेज एरर का, अब परसेंटेज एरर अगर डेसिमल्स में परसेंटेज है ना, दैट इज एक्सेप्टेबल, उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन अगर 1% से ज्यादा का एरर निकल के आना शुरू हो गया फिजिक्स के बीच में, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो लैब टेक्नीशियंस क्या करते हैं, वापस आपको भेज देते हैं कि भाई आप चेक करके देखिए कि थ्योरेटिकल वैल्यू में आपकी क्या प्रॉब्लम निकल के आ रही है, क्यों एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ मैच नहीं कर रही। सो फिजिक्स में डेरिवेशंस निकालने का यही मेथड है कि पहले थ्योरेटिकल वैल्यू निकालते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू शुड मैच विद ईच अदर, ठीक है। तो एरर समझ में आ रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ एरर समझ में आई, क्या कैसे करना है एरर्स, ठीक है। अब एरर्स की डेफिनेशन के ऊपर जा रहा हूं, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एरर्स, और यहां से नोट्स बनाने शुरू कर दो, ठीक है। एरर्स की डेफिनेशन के ऊपर मैं जा रहा हूं, तो ध्यान से रखिए, ठीक है। द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू को क्या बोल सकते हैं? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है। एंड मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट, इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। इसे क्या बोल देता है? एरर ऑफ मेजरमेंट बोल देता है, ठीक है। अब मेजरमेंट्स हमेशा हम ठीक है प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन के साथ ही लेते हैं, वो बाद की बातें हैं। अब यहां तक समझिए, ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ एरर्स के ऊपर जाते हैं। टाइप्स ऑफ एरर, तो मेरे पास टाइप्स ऑफ एरर में सबसे पहले आता है सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। सेकंड निकल के आता है रैंडम एरर, थर्ड निकल के आता है ग्रॉस एरर, टाइप्स ऑफ एरर के बीच में मेरे पास क्या एरर्स निकल के आते हैं? सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर। अब इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे, नोट करिए जाओ साथ साथ।
ठीक है, आगे बढ़े, चलो सिस्टमैटिक एरर के साथ चलते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर के बीच में क्या निकल के आ रहा है? Systematic errors are those whose causes are known। मुझे मालूम है उसके बारे में कि गलती हुई कैसे है। Systematic errors are those errors whose causes are known। मुझे मालूम है यार गलती किससे हुई है या गलती क्या हुई है, अब मैं उसे रिमूव कर सकता हूं। That are known as सिस्टमैटिक एरर्स। ठीक है, अब सिस्टमैटिक एरर्स के बीच में भी मेरे पास टाइप्स आती हैं। ठीक है, सबसे पहले आती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। सबसे पहली टाइप मेरे पास निकल के आती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर के ऊपर मैं आपको फिर से एक स्टोरी बताता हूं, एंड दिस इज ऑल्सो रियलिटी। ठीक है, हम क्या थे, मुझे याद है बीएससी थर्ड ईयर का हमारा प्रैक्टिकल था, फिजिक्स का प्रैक्टिकल था बीएससी थर्ड ईयर का। ठीक है, अब मेरे फ्रेंड को ना सर ने ऑपरेटर्स दिया। ठीक है, प्रैक्टिकल्स जब भी होते हैं तो आपको पहले से ऑपरेटर्स प्रोवाइड कर देते हैं कि ये प्रैक्टिकल करना। ठीक है, अब जब वो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा था ना, और उसकी रीडिंग ना आए, प्रैक्टिकल परफॉर्म करके कोशिश करता रहा वो रीडिंग लेने की, रीडिंग आई ना। 1 घंटा निकल गया, 3 घंटे का प्रैक्टिकल है, 1 घंटा निकल गया, 1.5 घंटा निकल गया। 1.5 घंटे में बाकी सभी बच्चों ने एक एक रीडिंग लेके बता दी, कम से कम सर को बता दी। अब उस बंदे से रीडिंग ही नहीं ली जा रही थी, मेरे फ्रेंड से रीडिंग ही ना ली जाए। ठीक है, नलायक नहीं था, इंटेलिजेंट था, उसने प्रैक्टिकल काफी बार परफॉर्म किया हुआ था। ठीक है, अब सर आए उसके पास। ठीक है, गुस्से वाले हैं, प्रोफेसर साहब आए। प्रोफेसर साहब ने बोला, कहते अगर तो तूने, ठीक है, मतलब मैं तुझे टाइम दे रहा हूं, आगे आधे घंटे का टाइम दे रहा हूं, अगर तो रीडिंग लेके तूने बता दिया, ठीक है, तो ठीक है, मैं तेरे पूरे नंबर लगा दूंगा। एक रीडिंग लेके बता दे, अगर ना हो पाए तो मैं तेरे 0 नंबर लगाऊंगा प्रैक्टिकल में। ठीक है, आधे घंटे का और टाइम मिल गया, आधा घंटा और लगा रहा। आधे घंटे के बाद वो इरिटेट हो गया, बंदा ही, मेरा फ्रेंड ही इरिटेट हो गया, सर के पास चला गया, कहना सर आपके ऑपरेटर्स गलत है, मतलब आपने जो मुझे सामान दिया है प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए, वो सामान में कहीं ना कहीं गलती है। ठीक है, अब वो सर को भी गुस्सा आ गया, प्रोफेसर साहब कहते हैं अगर मैं रीडिंग लेके दिखाता हूं, देखो, अब वो उनके जो सर हैं, प्रोफेसर साहब हैं, वो कहते हैं मैं रीडिंग लेके बताता हूं, अगर कहते मैंने रीडिंग ले ली तो फिर भी तेरे प्रैक्टिकल में 0 लेकर नंबर लगाऊंगा, और अगर मैं रीडिंग ना ले पाया तो कहते मैं तेरे फुल नंबर लगाऊंगा। ठीक है, वो बंदा भी 2 घंटे से इरिटेट हो चुका था कि यार ये प्रैक्टिकल मेरे से रीडिंग ली क्यों नहीं जा रही। उसने प्रोफेसर साहब को कह दिया, कहते ठीक है सर कर लो ये बात। अब हुआ क्या, जो टीचर था, प्रोफेसर साहब थे, वो भी 1 घंटा लगे रहे, उनसे भी रीडिंग ना ली जाए। एट एंड उन्होंने भी कह दिया कि हाँ भाई इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है, ठीक है, कि रीडिंग सही निकल के क्यों नहीं आ रही। ठीक है, सो कभी कभी ऐसा होता है, अब उस बंदे के पूरे प्रैक्टिकल के मार्क्स लगे हुए, वो रीडिंग भी नहीं ली उसने, क्योंकि 3 घंटे निकल गए, ऑपरेटर्स ही गलत दिया हुआ था, ऑपरेटर्स में गलती थी। अब जब भी किसी सामान में गलती आ जाए, ठीक है, जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प के साथ मैंने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, अगर उसमें गलती निकल के आ जाए, दैट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एरर। उसे क्या बोल देते हैं हम, इंस्ट्रूमेंटल एरर बोल देते हैं। ठीक है, कभी कभी मेरे सामान में ही गलती निकल के आ जाती है, दैट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, अब ये गलती को अगर रिमूव करना हो तो क्या है, ऑपरेटर सही ले लो। हर बार ऑपरेटर्स यूज करने से पहले चेक करो। फॉर एग्जांपल, आपके पास ना आप जैसे ही +1 क्लास में जाते हो तो आपकी ना लैब के अंदर आपको ना वर्नियर कैलिपर, ठीक है, अब ये मेजरमेंट्स, लेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, स्केल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक बड़ा स्केल है, एक छोटा स्केल है। ठीक है, जैसे कल मैंने आपको बताया था 12.48 मतलब सेकंड डेसिमल तक की रीडिंग को लेने के लिए एक छोटा स्केल उसके ऊपर दिया जाता है। ठीक है,
एवरी टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले बड़े स्केल और छोटे स्केल की ना रीडिंग चेक की जाती है कि 0 के ऊपर कंसाइड कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, और अगर 0 के ऊपर कंसाइड नहीं कर रही तो उसे बोल दिया जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, क्योंकि वो रीडिंग नहीं सही देगा। ठीक है, आप में से अगर किसी ने वर्निंग कैलिपर देखा हो या गूगल करके देखिएगा तो आपको समझ में आना शुरू हो जाए। ठीक है, सो कभी कभी हमारे पास ऐसी चीजें निकल के आती हैं जिसमें हमारा इंस्ट्रूमेंट का डिजाइन या इंपरफेक्शन या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है कि हमने ठीक तरह से तैयार ही नहीं किया हुआ। ठीक है, वो चीज क्या होती है, अब रिसेंटली क्या हुआ था, बहुत बड़े ब्रांड की ना एक कार किसी ने ली थी फेब के मंथ में, जलंधर का बंदा था। ठीक है, अब उसने क्या किया, 38 लाख की नई कार उसने बाय की, लेकिन प्रॉब्लम क्या निकल के आती थी, उसके कार जो थी जब वो रोड के ऊपर चलाता था तो एक साइड पे चली जाती थी कार, स्ट्रेट नहीं जाती। ठीक है, मतलब अब कार जब भी डिजाइन की गई होगी कहीं ना कहीं वहां पर इंस्ट्रूमेंट्स की कोई ना कोई एरर निकल के आया कि कार के क्या हो गया, सारी की सारी जो अलाइनमेंट है कार की वो सारी की सारी इंस्ट्रूमेंटल एरर के साथ कार खराब होगी। अब वो कितनी देर कोशिश करते रहे कंपनी वाले भी अलाइनमेंट ठीक करने की, अलाइनमेंट ठीक होनी ही नहीं थी। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं दैट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो इंस्ट्रूमेंट की इंपरफेक्शन के कारण निकल के आती है। और अगर ऐसी प्रॉब्लम्स को अगर रिमूव करना हो, इंस्ट्रूमेंट सही कर लो, ऐसी प्रॉब्लम्स अपने आप रिमूव हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। सेकंड, ठीक है, इसी के बीच में सेकंड निकल के आता है। ठीक है, इसे रब कर रहा हूं, एक तो हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर इसी के बीच में, ठीक है, सिस्टमैटिक एरर के बीच में। ठीक है, दूसरा निकल के आता है पर्सनल एरर। ठीक है, पर्सनल एरर, सिस्टमैटिक के बीच में पर्सनल एरर निकल जाता है। पर्सनल एरर मतलब बंदा ही नालायक है। ठीक है, निकम्मा है बंदा, उसे प्रैक्टिकल परफॉर्म ही नहीं करना आता, उसे रीडिंग ही नहीं ठीक तरह से लेनी आती। ठीक है, दैट इज नोन एज पर्सनल एरर, मतलब इम्परफेक्शन ऑफ ए पर्सन, इम्परफेक्शन ऑफ ए पर्सन, या इसके अंदर भी पार्ट्स आ रहे हैं, या बंदे का ध्यान इम्परफेक्ट नहीं है, ध्यान ही नहीं है। ठीक है, क्या बोल सकते हो, ध्यान की कमी। ठीक है, बंदे का ध्यान ही नहीं है, रीडिंग ठीक तरह से ले ही नहीं रहा। ठीक है, या तो इम्परफेक्शन हो गया, या हम कह सकते हैं इनएक्सपीरियंस हो गया, या नेग्लिजेंस हो गई। बंदे का ध्यान नहीं है, या उसे एक्सपीरियंस नहीं है, या उसकी इम्परफेक्शन कि उसे आता ही नहीं है, काम करना ही नहीं आता। ठीक है, अब इसके बीच में थर्ड केस निकल के आता है, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स के बीच में हम क्या सकते हैं, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको अच्छी तरह से याद हो, हमने लास्ट ईयर 10th क्लास में ना वो पढ़ा है, ओम्स लॉ पढ़ा। अब ओम्स लॉ के बीच में उसने कंडीशन साथ में मेंशन कर दी है कि भाई प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन शुड रिमेन सेम। ठीक है, अगर फिजिकल कंडीशन सेम ना रही, ठीक है, ओम्स लॉ के बीच में अगर फिजिकल कंडीशंस चेंज होती हैं तो मेरी रीडिंग के अंदर भी क्या आ जाएगा, डिफरेंस, रीडिंग विल बी डिफर। रीडिंग के बीच में भी क्या निकल के आ जाएगा, डिफरेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमने 3 टाइप्स के एरर्स बने हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ सिस्टमैटिकल एरर्स, नोट करते जाओ साथ साथ। ठीक है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ सिस्टमैटिकल एरर्स, जिसके अंदर मुझे कॉज पता है, एंड अगर बेटा जी कॉज पता है ना तो आप याद रखो
उसे रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव कैसे कर सकते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर के ऑपरेटर्स चेंज करके। ठीक है, पर्सनल एरर में अगर बंदा इनएक्सपीरियंस है या इनपरफेक्ट है, बंदा कोई एक्सपीरियंस वाला रखे, या बंदा अगर ध्यान नहीं दे रहा तो उसे कह सकते हैं कि ध्यान से रीडिंग कर भाई। ठीक है, एरर्स ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर, अगर टेम्परेचर प्रेशर के चेंज होने के कारण एक्सपेरिमेंट में रीडिंग चेंज आ रही है तो ध्यान रखेंगे टेम्परेचर चेंज ना हो, प्रेशर चेंज ना हो। तो सिस्टमैटिक एरर्स के आर दोज एरर जिनके कॉजेज हमें पता है, अगर उनके कॉजेज पता है तो हम उसे रिमूव भी कर सकते हैं। दैट कैन ऑल्सो बी रिमूव। ठीक है, देन सेकंड टाइप के एरर के ऊपर जाते हैं। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, देन सेकंड टाइप का एरर निकल के आता है रैंडम एरर। दैट इज नोन एज रैंडम एरर। ये कौन सा एरर है? रैंडम एरर। ठीक है, अब ये सोच के चल सकते हो, ठीक है, दिस एरर अराइजेज बिकॉज ऑफ, ये बी है, बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स। बड़े फैक्टर्स है इसके पीछे यार, लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स arises because of large number of factors। ठीक है, अब इतने ज्यादा फैक्टर्स आ चुके हैं कि मुझे पता ही नहीं कि गलती हुई कहां पे, गलती किस एरर के कारण हो रही है। ठीक है, अब इतने फैक्टर्स हैं मुझे मालूम ही नहीं है, नोन में नहीं है मेरे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है, अब हाउ टू रिड्यूस रैंडम एरर्स। ठीक है, हाउ टू रिड्यूस रैंडम एरर्स। ठीक है, हाउ टू रिड्यूस रैंडम एरर्स। तो इसका हमने क्या वे निकाला? तो जब भी प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाता है एटलीस्ट 5 रीडिंग्स लेते हैं हम, टेक एनी 5 रीडिंग्स। अब मीन ऑफ 5 रीडिंग्स जो निकल के आ रहा है, ठीक है, उसे क्या मान दिया जाता है? ट्रू वैल्यू मान लिया जाता है। अब इतने फैक्टर्स है जिनकी लिस्ट मुझे नहीं मालूम, मुझे नॉन फैक्टर एक्चुअल में मालूम ही नहीं है, इतने ज्यादा कॉजेस निकल के आ रहे हैं। अब इसे रिड्यूस करने का मेरे पास एक ही मेथड है। ठीक है, सो दैट क्या मेथड है कि एटलीस्ट 5 रीडिंग्स ले लें। अब 5 रीडिंग्स का जो मीन निकल के आ रहा है दैट इज माय ट्रू वैल्यू, दैट इज माय ट्रू वैल्यू। ठीक है जी, देन लास्ट एरर निकल के आ रहा है दैट इज ग्रॉस एरर। ये मेरा लास्ट एरर निकल के आ रहा है दैट इज ग्रॉस एरर। ठीक है, अब ग्रॉस एरर के बीच में, ठीक है, हम ये कह सकते हैं अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ केयरलेसनेस, ध्यान ही नहीं है बंदे का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहला फैक्टर है, ठीक है, जैसे बंदे ने इंस्ट्रूमेंट नहीं ध्यान से सेट किया, इंस्ट्रूमेंट इज नॉट सेटेड। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड विदाउट सेटिंग, ऐसे लिख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड विदाउट सेटिंग। अभी ध्यान ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं ना पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। अब पेंडुलम को पहले रेस्ट में लेके आना पड़ता, मीन पोजीशन के। अब बंदे ने क्या किया, मीन पे रेस्ट पे लेके आया नहीं, सीधा ही प्रैक्टिकल परफॉर्म कर दिया। ठीक है, सीधा ही प्रैक्टिकल परफॉर्म कर दिया, तो ये कॉज हो सकता है।
ठीक है। सेकंड रिकॉर्डिंग, अब ध्यान ही नहीं है किसी और बंदे की तरफ, ध्यान है रिकॉर्डिंग रीडिंग रॉन्गली। अब रीडिंग शो कर रहा है वो समथिंग 1 पॉइंट समथिंग, वो नोट करिए रहा 1, ठीक है, वो ध्यान ही नहीं दे रहा रीडिंग नोट करने वक्त, ठीक है। अब यूजिंग रॉन्ग वैल्यूज, अब जो रीडिंग आई है फॉर्मूले के अंदर वो वैल्यूज नहीं पुट कर रहा, यूजिंग रॉन्ग वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन कैलकुलेशंस, ठीक है, रॉन्ग वैल्यूज उठा के पुट करिए यार, ठीक है। सो दीज आर दी ग्रॉस एरर्स, इन्हें बोल देता है ग्रॉस एरर्स, ठीक है। नोट कर लो एक बार, फिर आगे बढ़ रहे हैं। देन अब मूविंग फर्दर, ठीक है। अब मेरे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, ठीक है। अब मैथमेटिकली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मेरे पास आता है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। अब एब्सोल्यूट एरर क्या, ठीक है, absolute error in measurement of a physical quantity is the magnitude of difference between true value and measured value of quantity। मतलब absolute error in measurement ठीक है, is the difference between true value and measured value of the quantity। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने आपको पीछे क्या बताया, ठीक है। अब आपको क्या बताया था, मैंने बोला था रैंडम एरर्स, रैंडम एरर्स के बीच में हम क्या करते हैं, एटलीस्ट 5 रीडिंग्स लेते हैं। अब 5 रीडिंग का जो मीन निकल के आता है उसे क्या बोल दिया जाता है, ट्रू वैल्यू बोल दिया जाता है। इसी तरह से मैंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है, आई हैव परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो मेरे पास क्या निकल के आ रही, ठीक है, n टाइम्स परफॉर्म किया। लेट ए फिजिकल क्वांटिटी is measured n times। अगर n टाइम्स मेजर की है तो उसकी रीडिंग क्या निकल के आएगी, ठीक है। रीडिंग मान लेते हैं a1, a2 एंड सो ऑन an तक। तो मेरी ट्रू वैल्यू क्या निकल के आई, ठीक है, ट्रू वैल्यू। यहां पर मैं ट्रू वैल्यू को क्या बता रहा हूं, a के साथ बता रहा हूं, मीन निकल के आएगा ट्रू वैल्यू, ठीक है। मीन है तो am कह देते हैं। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और अगर मैं ट्रू वैल्यू को किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, am के साथ, ठीक है। किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, am के साथ, नोट करिए साथ साथ। ठीक है। देन मेरे पास एब्सोल्यूट एरर्स क्या होंगे, फिर अभी एब्सोल्यूट एरर्स आने हैं अभी, तो मेरे एब्सोल्यूट एरर्स क्या निकल के आएंगे, ठीक है, लिख लो आगे। देयरफॉर एब्सोल्यूट एरर्स ऑफ द मेजरमेंट, देयरफॉर एब्सोल्यूट एरर्स ऑफ द मेजरमेंट
वो क्या निकल के आएंगे मैं वो लिख रहा हूं, ठीक है। डेल्टा A1, डेल्टा A1, ठीक है। अब डेल्टा A1 इज द एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट A1 होगा, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर्स आर AM माइनस A1, ठीक है। इसे रीड कैसे करना है, इसे रीड कैसे करना है, एब्सोल्यूट एरर इन A1, सिमिलरली एब्सोल्यूट एरर इन A2, एब्सोल्यूट एरर इन A3 एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे बढ़ते जाओ, एब्सोल्यूट एरर इन AN। तो ये मेरा रिजल्ट निकल गया। सो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 डॉट 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 डेल्टा AN मेरे क्या निकल के आ रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर्स निकल के आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है। साथ में अगर ब्रैकेट में डाल के लिखना है तो लिख लो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, दिस इज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है जी, नोट कर लिया यहां तक। आज अभी सिर्फ बता रहा हूं, क्वेश्चनिंग वाला कुछ नहीं है, अभी सिर्फ समझाना है आज। ठीक है, देन मूविंग फर्दर अगले फॉर्मूले के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आपने एब्सोल्यूट एरर्स तो निकाल लिए, अब उनका मीन निकालना है, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर नोट कर लो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिख नहीं रहा इसे, इसका सिर्फ फॉर्मूला लिखूंगा। इट इज द अर्थमेटिक मीन, इट इज द अर्थमेटिक मीन of the magnitudes of absolute errors, of the magnitude of absolute errors in all measurements of quantity। ठीक है, अब वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, अगर वर्ड मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है इट मींस, अब इसका सिंबल क्या निकल के आ रहा है मेरे पास, ये डेल्टा ए के ऊपर बार, ठीक है। अब वो अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड का मतलब है अगर इन केस डेल्टा A1 नेगेटिव आ रहा है तो मोड के अंदर लिखेंगे, मोड के अंदर लिखने का मतलब है पॉजिटिव वैल्यूज उठानी है। मोड के अंदर मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव वैल्यूज, मतलब अकेला मैग्नीट्यूड उठाना, इनका मीन उठाना, डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज है, n। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है, देन अब इनकी हेल्प के साथ फाइनल मेजर्ड वैल्यू लिखी जाती है ए की। ठीक है, नोट कर लो, फाइनल मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू मीन प्लस माइनस डेल्टा ए बार। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। अब जब भी कोई क्वांटिटी लिखनी होती है, जब भी कोई क्वांटिटी लिखनी होती है उसे इसी फॉर्म के अंदर मेंशन किया जाएगा। अब ये क्वांटिटीज कैसे निकल के आ रही हैं, हमने पहले एब्सोल्यूट मीन निकाला, फिर पहले मीन निकाला, फिर मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स निकाला, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स निकाला। ठीक है जी, अब मेरा लास्ट रह गया, यहां तक लिख लिया, लास्ट रह गया रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर
और फ्रैक्शनल एरर। लास्ट आइटम, ठीक है। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर का सीधा रिजल्ट लिखते हैं। क्या रिजल्ट निकल के आएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू ठीक है, दैट इज डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय ए एम। दिस इज नोन एज रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। नोट कर लो इसे, ठीक है, फिर आगे करेंगे। थक जाता हूं यार। जल्दी आ जाओ भाई। जल्दी से रिजल्ट नोट कर लो रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर का। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर का रिजल्ट नोट कर लो जल्दी से। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। मीन वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हैं यहां पे, ठीक है। मीन वैल्यू कुड ऑल्सो बी यूज्ड एज ए ट्रू वैल्यू, ठीक है जी। देन इसी के साथ मैं यूज कर सकता हूं, इसी को आगे एक्सटेंड करके परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में क्या करना है? डेल्टा ए बार ए एम इंटू 100 कर देना बस। दिस इज नोन एज परसेंटेज एरर। इसे बोल दिया जाता है परसेंटेज एरर, ठीक है जी। अब आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया एरर्स की, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल्स पेंडिंग है, ठीक है, नोट कर लिया। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आज का सेशन खत्म करेंगे, ठीक है। ठीक है, मेरे पास क्या निकल के आ रहा है? The diameter of wire is measured. Diameter of wire is measured. अब उसकी वैल्यूज लिखी हुई हैं, ठीक है, by a screw gauge। ये आप जब स्कूल में जाएंगे तो आपके प्रैक्टिकल्स में आएगा, आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। was found to be 1.328, ठीक है, 1.330, 1.325, 1.326, 1.334, 1.336 सेंटीमीटर, ठीक है जी। कैलकुलेट क्या करना है हमने इसके बीच में? कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। नोट कर लो क्वेश्चन। सेकंड, फ्रैक्शनल एरर थर्ड, परसेंटेज एरर। जो पीछे रिजल्ट्स बताए हैं उन्हीं को यूज करके ये क्वेश्चन करना।
ठीक है जी, क्वेश्चन नोट कर लो। एंड दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, आपको इसका सॉल्यूशन निकाल के मुझे सेंड करना है, ठीक है। और बताइए मुझे क्या इसका आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है जी। हो जाएगा, क्वेश्चन नोट कर